हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आखिर क्यों शुरू हुआ था, आइए इसके पीछे की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं। तो सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो होता है वो भारत का वायसराय होता है, और लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के ठीक 2 दिन बाद ही ये घोषणा की जाती है कि भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया को ज्वाइन कर लिया जाता है। 3 सितंबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय था उस समय, तो इनके द्वारा घोषणा की जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को शामिल कर लिया गया है। तो इससे कांग्रेस जो होती है वो नाराज़ होती है, क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू की एक उक्ति सामने आती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक गुलाम दूसरे गुलाम को कैसे आज़ाद करा सकता है। तो कांग्रेस जो होती है इससे बहुत नाराज़ होती है, और 28 माह पुरानी जो कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार होती है, तो सभी 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे देती है। तो जब इस्तीफ़ा दे देती है इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, तो इसमें ये कुछ मुख्य बातें कही गई थी जो हमने कल देखा था कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। अल्पसंख्यकों की सहमति कानून बनाने के लिए आवश्यक होगी, और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ये इनडायरेक्ट रूप से यानी कि अस्पष्ट रूप से ये कहा गया था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 को आया था, अगस्त 1940 को। ये क्यों आया था, तो इसके पीछे की कहानी हमने कल देखी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध से जब कांग्रेस और भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी नाराज़ थे कि भारतीय सेना को भारतीयों से बिना पूछे ही बिना सलाह लिए ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रवाना कर दिया गया है। तो इससे जो कांग्रेस नाराज़ हो जाती है और सभी 8 प्रांतों से इस्तीफ़ा दे देती है। और इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ जो थे उनको युद्ध भी जीतना था और युद्ध में हारना नहीं था, तो इसके लिए भारतीयों का सहयोग भी ज़रूरी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारत है, जो ब्रिटेन का उपनिवेश है, यहाँ शांति और सहयोग बना रहे, इसके लिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, अगस्त प्रस्ताव 1940 की। तो जिसमें ये मुख्य बातें कही गई थी जो हमने देखा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव 1940 भी कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि साफ साफ यहाँ कहा गया है संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन ये सभा का निर्माण कब किया जाएगा, तो साफ लास्ट में ये शर्त रखी गई थी कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक ऐसी कोई शर्त लागू नहीं की जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, कांग्रेस नाराज़ थी क्योंकि युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का अब क्या अर्थ रह गया, जब आपने पहले ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रवाना कर दिया है तो अब सलाह लेकर आप क्या करेंगे। फिर तीसरी बात, यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए ये कहा गया था कि अल्पसंख्यकों की जब तक कोई सहमति नहीं होगी तो कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अल्पसंख्यकों को एक तरह से वीटो पावर दे दी गई थी। तो एक तरह से अल्पसंख्यकों को यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को भिड़ाने का यहाँ काम किया गया था। इसके बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को दिया जाएगा, ये इनडायरेक्ट रूप से कहा गया था, जो कि 1929 के कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें साफ कहा गया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था इसमें, और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, इससे कम कुछ भी नहीं। तो अब डोमिनियन स्टेटस पे कांग्रेस कैसे स्वीकार कर सकती है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 को, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आता है, अगस्त 1940 में। तो इसके ठीक 2 माह बाद अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है, और ये 2 चरणों में चलता है। जो इसका पहला चरण होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक 1940 में चलता है, और जो द्वितीय चरण है वो जनवरी 1941 से शुरू होता है और दिसंबर 1941 में ख़त्म होता है। द्वितीय जो चरण था इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह का, इसी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसके पीछे
कारण बताया गया कि आखिर ये क्यों शुरू हुआ था। तो अगस्त प्रस्ताव से नाराज व शोषण परक नीतियों का विरोध करने के लिए, जो ब्रिटिश सरकार की जो शोषण परक नीतियां थीं उनका विरोध करने के लिए, और अगस्त प्रस्ताव से नाराज थी जो कांग्रेस थी और भारतवासी थे, तो इससे नाराज थी, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो ये चरण देखे हमने कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है 2 चरणों में। पहला चरण अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940 तक, और द्वितीय चरण जनवरी 1941 से दिसंबर 1941 तक। द्वितीय चरण में ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो इसी दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 पास किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 और ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश द्वारा लोगों की गिरफ्तारी को आसान किया गया था और बोलने की आज़ादी को सीमित किया गया था। अब बोलने की आज़ादी को सीमित किया गया था और लोगों की गिरफ्तारी को आसान किया गया था, ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें जो भी राष्ट्रवाद बढ़ता है या फिर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती हैं तो उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि राष्ट्रवाद ना बढ़ने पाए और द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग बना रहे। साथ ही बोलने की आज़ादी को भी सीमित कर लिया गया था, ताकि कोई बड़ा आंदोलन ना छिड़ने पाए। तो इसके लिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है इसमें मांग की गई थी अभिव्यक्ति की आज़ादी की। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में हर आदमी अपना एक अलग नेता होगा, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक एक आदमी गांव में घूमेगा और अपनी बात रखेगा लोगों के सामने। तो ऐसा तय किया गया था। जब गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ये अच्छा मौका है कि हमें आज़ादी मिल सकती है, हम एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं, तो गांधी जी ने यहाँ साफ इनकार कर दिया था और कहा था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो शक्तियों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जिसमें मित्र राष्ट्र जो थे वो साम्राज्यवादी थे या उपनिवेशवादी थे और धुरी राष्ट्र फासिस्टवादी शक्तियाँ थीं। हालांकि दोनों ही खराब थी हमारे लिए, लेकिन अगर इनमें से किसी एक का चुनाव करना हो तो बड़े आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि अगर किसी इन दो साम्राज्यवादी और फासिस्टवादी शक्तियों में से किसी एक का चुनाव करना हो, वैसे तो दोनों ही खराब हैं, लेकिन अगर ज़्यादा खराब देखा जाए, ज़्यादा खतरनाक फासिस्टवादी शक्तियां हैं, तो अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो साम्राज्यवादी शक्तियों का हम चुनाव करेंगे। तो गांधी जी ने ऐसा कहा था, इसलिए किसी एक का चुनाव करना था। तो इसलिए हम अगर बड़ा आंदोलन चलाते हैं तो मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन को नुकसान होगा, और ब्रिटेन को नुकसान हुआ तो फासिस्टवादी शक्तियां भारी पड़ने लगेंगी, और फासिस्टवादी शक्तियां जीती तो भारत को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा, और साम्राज्यवादी शक्तियों ने जितना अत्याचार किया है या शोषण किया है उससे भी ज़्यादा शोषण से हमें गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी ने बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही के रूप में नाम आता है आचार्य विनोबा भावे का, महाराष्ट्र से थे ये। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त का नाम आता है। अब इसमें जानने वाली बात है आचार्य विनोबा भावे के बारे में। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवादी नेता थे ये। इनका जन्म जो है वो 1895 में पेड़ में हुआ था इनका जन्म, और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका आश्रम जो है पवनार महाराष्ट्र में है, और पवनार महाराष्ट्र से ही इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। इनका जो वास्तविक नाम है वो विनायक नरहरि था। तो विनोबा भावे, वासे विनोबा भावे, और वासे ही इनका नाम शुरू होता है। जो वास्तविक नाम है विनायक नरहरि। भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है, यानी कि नेशनल टीचर आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे को कहा जाता है, और विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन चलाया था 18 अप्रैल 1951 को, भारत की आज़ादी के बाद और भारतीय संविधान लागू होने के ठीक एक साल बाद 1951 में। तो 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान आंदोलन में क्या कहा गया था कि जो जितने भी बड़े जमींदार हैं वो 1/6वां भाग, अपनी भूमि का 1/6वां भाग जमींदार जो हैं वो दान करें, ताकि जो भूमिविहीन किसान हैं उनको दान दिया जा सके और वो भी भूमि युक्त हो सकें।
तो भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सर्वोदय समाज की स्थापना करना, जिसमें ऐसा समाज जिसमें सभी का उदय हो, सर्वोदय समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ये एक प्रकार का स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, यानी कि अपनी इच्छा से जो जमींदार हैं वो अपनी भूमि का 1/6 भाग दान करें। तो ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो आचार्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना गांव से की थी। तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, यहाँ से शुरुआत की थी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की। अगर भूदान आंदोलन सफल हो जाता तो आज हमें नक्सलवाद जैसे बड़े जो संगठन हैं वो देखने को नहीं मिलते, नक्सलवादी जो आंदोलन है वो देखने को नहीं मिलते। नक्सलवाद क्या था तो ये भी जान लेते हैं इसी बीच कि बंगाल के जो नक्सलवाड़ी गांव हैं यहाँ से शुरू हुआ था ये आंदोलन। इसमें भूमिहीन किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, जमींदारों के खिलाफ 1967 में चलाया गया था ये नक्सलवाड़ी जो आंदोलन है। और इसकी रेड लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये जो इसका विस्तार है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ होता है। तो ये थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की कुछ कहानी जो हमने देखी। एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार में जब भारतीय सेना को भारतीय कांग्रेस से बिना पूछे ही शामिल कर लिया जाता है तो इससे भारतीय नाराज़ होते हैं और प्रांतीय सरकार जो है वो आठों प्रांतों से इस्तीफ़ा दे देती है। तो इसके बाद भारतीयों को खुश करने के लिए और भारतीयों का सहयोग बना रहे इसके लिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो अगस्त प्रस्ताव से नाराज़ जो भारतीय कांग्रेस होती है वो अपना विरोध दिखाती है। तो अगस्त प्रस्ताव से नाराज़ होकर और ब्रिटिश सरकार की शोषणपरक नीतियों का विरोध करने के लिए अगस्त प्रस्ताव 17 अक्टूबर 1940 में लाया गया था। 2 चरणों में चलता है, अक्टूबर से दिसंबर 1940 तक चलता है, फिर 1941 में चलता है जनवरी से दिसंबर तक। इसके द्वितीय चरण में ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उसी वक्त डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 और ऑर्डिनेंस द्वारा लोगों की गिरफ्तारी को आसान किया गया और बोलने की आज़ादी को सीमित किया गया था। तो इसी के विरोध में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपनी बात कहने के लिए ये मांग की गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो इसमें गांधी जी से पूछा जाता है, गांधी जी आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया, बल्कि ये समय तो बड़े आंदोलन का है। तो गांधी जी ने कहा था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों ही खराब हैं, लेकिन ज़्यादा खराब फासिस्टवादी शक्तियाँ हैं यानी कि धुरी राष्ट्र हैं। तो अगर दोनों में से हमें किसी एक का चुनाव करना हो तो हम मित्र राष्ट्रों का चुनाव करेंगे। तो इसके लिए हमें ब्रिटिश का इतना अधिक विरोध नहीं करना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हो जाए और फासिस्टवादी शक्तियों का हम पर शासन चलने लगे फिर से। और इसके लिए फासिस्टवादी शक्तियों को रोकने के लिए तो ब्रिटेन का साथ देने के लिए कि ब्रिटेन को यानी कि अंग्रेज़ी सरकार को इतना ज़्यादा तंग ना किया जाए कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाए, जिसका खामियाजा भारतीयों को भुगतना पड़े। तो पहले सत्याग्रही तो जो वो थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। हमने फिर इसके बाद जाना है आचार्य विनोबा भावे के बारे में, जिनका जन्म 1895 पेड़ में हुआ था। पवनार महाराष्ट्र में इनका आश्रम है और इन्होंने ही 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनायक नरहरि इनका नाम था, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे ये गांधी जी के। भूदान आंदोलन इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को चलाया था और जिसमें 1/6 भाग जमींदार जो है वो दान करें ऐसा कहा गया था। स्वैच्छिक आंदोलन था ये एक तरह से। और भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की गई थी। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, यानी कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। और दूसरे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। सर्वोदय शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, गांधी जी ने। तो यहाँ आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कल हम देखने वाले हैं क्रिप्स मिशन 1942। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।